शुरू कीजिए सर। ओके। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज का जो लेक्चर है वो है साइंस का, साइंस वन का। और इस लेक्चर में हम लोग जो हमारा साइंस वन का जो दूसरा पार्ट है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसके रिवीजन में हम कुछ पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस पार्ट में जो पॉइंट हमें देखने हैं वो है तत्व तथा तत्वों का वर्गीकरण। और दूसरा पॉइंट है डोबेराइनर का त्रिक का नियम। और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुछ हम लोग और जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे। तो ऑलरेडी यह पार्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इसके रिवीजन में हम लोग ये वापस इसके कुछ पॉइंट्स और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो तत्व होते हैं वो तत्व क्या है, तत्व के प्रकार कौन से हैं, तत्व के जो प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में आज देखने वाले हैं। तो आपके जानकारी के लिए आपके सामने एक जो स्लाइड है उसमें कुछ तत्वों के नाम दिए हैं। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ जो किताब में दिए है पेज नंबर 16 पे, कि द्रव्य के प्रकार कौन से हैं। तो द्रव्य के जो प्रकार है वो ठोस, द्रव और गैसीय, ऐसे 3 प्रकार यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद में तत्व के प्रकार कौन से हैं। जो तत्व होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, धातु, अधातु और धातु सदृश। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि द्रव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, तो वो परमाणु है। छोटे छोटे परमाणुओं से ये तत्व बनते हैं। और इस तत्वों की जानकारी हम लोग इस लेक्चर में अभी ले रहे। तत्व से अनेक यौगिक बनते हैं। तत्व तथा और यौगिक में क्या अंतर है ये आप सबको मालूम है, थोड़ा आप लोगों ने याद किया तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो प्रथम 20 तत्व है वो कौन कौन से तत्व है, और उसमें धातु कौन से है, अधातु कौन से है, और धातु सदृश जिसे उपधातु कहा जाता है। तो उसका जो आंसर है यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसके प्रथम 20 तत्वों में कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ धातु सदृश भी तत्व है। तो आपको अगर 1 से 20 तत्वों में आपको अगर पूछा गया कि कौन से तत्व धातु है, तो आपके सामने वो है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम। ये सारे तत्व कैसे है, धातु है। और फिर इनमें से अधातु कौन से है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, गंधक जिसे हम लोग सल्फर बोलते हैं, तथा क्लोरीन। तो ये सभी क्या है, अधातु है। अगला क्या है पॉइंट की धातु सदृश, बोरॉन और सिलिकॉन। 1 से 20 तत्वों में ये बोरॉन और सिलिकॉन क्या है, धातु सदृश है। तो आपको मालूम है कि तुमने पिछली कक्षा में भी पढ़े कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। और अगर आज के तारीख में हम लोग ले तो लगभग 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त है। ये जानकारी लगभग ईस्वी सन 1800 के आसपास केवल 30 तत्वों की जानकारी थी। लेकिन कालानु के अनुरूप में जो आधिकारिक तत्वों की जो खोज हुई थी तथा उन तत्वों के गुणधर्म के संबंध में अधिकाधिक जानकारी इकट्ठा होती गई। और बड़ी संख्या में उपलब्ध इन तत्वों का अध्ययन आसान होने के लिए उनके संबंध में बड़ी संख्या में उपलब्ध जानकारी में कुछ समानता है क्या, ये वैज्ञानिकों ने कोशिश की। और आपको मालूम है कि प्रारंभ में वर्ग के अनुसार तत्व जो है धातु अधातु ऐसे 2 ही भागों में विभाजित किए गए थे। लेकिन बाद में कालांतर में तत्वों का धातु सदृश नामक भी आ गया, ये भी एक और प्रकार आ गया। तत्व तथा उनके गुणधर्म के विषय में ज्ञान जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की जो विभिन्न पद्धतियां वो खोजने का प्रयास उन लोगों ने किया। तो हर बार हमें 1 से 20 तत्वों की जानकारी होनी चाहिए, उनमें से कौन से धातु है, अधातु है, धातु सदृश है,
ऐसी जानकारी अगर हमारे पास रहेगी तो हमें वो आसान होता है, पेपर में भी आता है। तो ये 8वीं में भी जानकारी थी कि धातु और अधातु को कैसे पहचाने, तो धातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, कठिन होते हैं, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, और अधातु कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। और धातुओं का मुख्य गुणधर्म है विद्युत का वहन करना। अधातुओं का जो गुणधर्म है, वो विद्युत का वहन नहीं करते, वो कुचालक होते हैं। ऐसे बहुत सारे गुणधर्म आप लोगों को मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व है जो धातु और अधातुओं के गुणधर्म दर्शाते हैं, उन्हें धातु सदृश कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तत्वों की जानकारी हमें मिलेगी। तो कुछ तत्व के नाम और उनका इलेक्ट्रॉन स्वरूपन, उनका संकेतांक, परमाणु क्रमांक, कौन से कवच में कौन-कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया गया है। अगर हम लोग 1 नंबर के तत्व से वो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम 10 तत्वों के नाम, उनके संकेत और इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन स्वरूपन को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला तत्व आता है एक हाइड्रोजन, उसका संकेत H है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 1 है। हीलियम He, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2 है। लिथियम Li, उसका संकेत है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2 और 1 है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे आगे-आगे वो फिलअप हो जाते हैं, जिसे के, एल, एम, एन कवच बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। चौथा जो तत्व है वो बेरिलियम है, संकेत है उसका Be, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसकी है 4, और फिर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन है 2 और 2। पहली कक्षा में 2 और आगे वाली दूसरी कक्षा में 2। उसके बाद है बोरॉन बी, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है 5, परमाणु क्रमांक उसका 5 आता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। और उसका अगर इलेक्ट्रॉन स्वरूपन हम लोग लिखेंगे तो वो पहली कक्षा में 2, और 5 में से 2 को अगर घटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्वरूपन उसका 2 और 3 हो जाता है। उसके बाद में आता है कार्बन सी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 6, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 6 है, और इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2 और 4 है। तो उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन N, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है 7, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन है 2, 5, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। ऑक्सीजन है O, संकेत, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, परमाणु क्रमांक उसका 8 है, और इलेक्ट्रॉन स्वरूपन जो है उसका 2 और 6 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। उसके बाद में आता है फ्लोरीन F, 9 नंबर पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 9, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम बोलते हैं 2 और 7, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 7 है। और जो 10 नंबर का है वो नियॉन है, संकेत है Ne, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 है, और इलेक्ट्रॉन जो स्वरूपन है उसका 2 और 8 है। तो इस तरह से आप 1 से 10 तत्वों के नाम लिख सकते हैं, उसका संकेत लिख सकते हैं, और उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको अगर मालूम है, परमाणु क्रमांक आपको मालूम है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन स्वरूपन लिख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 1 से 10 हो गए। उसके बाद में दिया है 11 से आगे वाले दिया है, जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, बाद में है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे बहुत सारे। बाद में है पोटेशियम और कैल्शियम। तो उनके भी आप संकेत लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि जो तत्व है वो तत्व 3 प्रकार के हैं, धातु, अधातु, धातु सदृश, और 1 से 20 तत्व हमेशा पूछे जाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, वो कौन से धातु है, कौन से अधातु है, धातु सदृश कौन से है, और फिर हम लोग आगे जाएंगे जो हमें डोबेराइनर का जो नियम आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग सोडियम Na, परमाणु क्रमांक 11 है। यहाँ पर
डिटेल में आपको दिखाया भी गया है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्वरूपन है कवच, उसकी जो धारक क्षमता है वो है KLMN। पहली कक्षा में 2, बाद में 8, 18 और 32। इस प्रकार से आप उनको फिलअप कर सकते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन का प्रस्तुतिकरण आप लिख सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए तो ये है सोडियम, परमाणु क्रमांक है 11, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन है 2, 8, 1। अब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 है यहाँ पर। मैग्नीशियम है 12, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन है 2, 8, 2। तो उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए उसकी संयोजकता 2 हो गई। एल्यूमिनियम दिया है यहाँ पर, एल्यूमिनियम का संकेत प्रतीक है Al। इसको आप लिख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। परमाणु क्रमांक 13 है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन है उसका 2, 8, 3। बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है उसके, इसलिए उसकी संयोजकता 3 हो गई। सिलिकॉन है यहाँ पर Si, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 14 है और उसकी जो धारण क्षमता है वो है 2, 8, 4। 4 उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस P15, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन है 2, 8, 5। उसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी संयोजकता 5 नहीं है। उसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से लेता है, रासायनिक भागीदारी करता है और फिर उसकी संयोजकता जो है वो 3 हो जाती है। ये सबको मालूम है। बाद में आया गंधक सल्फर, संकेत प्रतीक है S, परमाणु क्रमांक है 16। उसका इलेक्ट्रॉन स्वरूपन यहाँ पे दिया गया है 2, 8 और 6। उसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में क्लोरीन आता है Cl, हमेशा क्लोरीन पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सबको मालूम है सोडियम का इलेक्ट्रॉन स्वरूपन पूछा जाता है, क्लोरीन का पूछा जाता है हमेशा, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक 17 ध्यान में रखो। और इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2, 8 और 7। तो उसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते। तो ये क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से रासायनिक भागीदारी करता है, लेन देन करता है इलेक्ट्रॉन की, और उसके वजह से जैसे हमें मालूम है सोडियम जो ऊपर लिखा है उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में क्लोरीन के 7 है। तो ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और क्या करता है, आयोनिक बॉन्डिंग एक भागीदारी करता है, जिससे सोडियम क्लोराइड, नमक जिसे हम बोलते हैं, वो तैयार होता है। सोडियम क्लोराइड की निर्मित हम लोगों ने 9th में देखी है, उसकी डायग्राम स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है। और 18 नंबर है आर्गन Ar, परमाणु क्रमांक 18 है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2, 8, 8। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए अभी। तो ये ऐसे जो तत्व है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वो निष्क्रिय गैस है। वो शून्य समूह में उन्हें 18 नंबर के समूह में उन्हें दिखाया जाता है। जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते उनका अष्टक पूरा होता है, वो शून्य समूह में आते हैं, उसे राजवायु भी बोलते हैं। और इस तरह से आप लोग 1 से 20 तत्व के इलेक्ट्रॉन स्वरूपन लिख सकते हैं, उसकी धारण क्षमता, उसका प्रस्तुतिकरण आप लोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये आपको बताया है 1 से 20 तत्वों को। तो चलो हम लोग आज का जो मुख्य पॉइंट है उसके ऊपर जाते हैं। डोबे राइनर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो तत्व है उनकी खोज हो गई। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु, धातु सदृश। और अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग तत्वों के बारे में जानकारी बताई और उसके बारे में आगे-आगे खोज होती गई। तो सबसे पहले आया डोबे राइनर। यहाँ पर डोबे राइनर का त्रिक का नियम स्पष्ट करो, उदाहरण के साथ लिखो, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आपको मालूम है कि सन 1817 में डोबे राइनर जो जर्मन वैज्ञानिक है, उन्होंने तत्व के जो गुणधर्म है और जो परमाणु द्रव्यमानों के संबंध में एक पुष्टि की। तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान भी आता है कि डोबे राइनर ने क्या किया, उन्होंने समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3-3 तत्वों के समूह बनाकर उन्हें त्रिक नाम दिया। क्या नाम दिया, त्रिक नाम दिया। ये त्रिक रिक्त स्थान के लिए आता है हमेशा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि डोबे राइनर ने क्या किया, समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3-3 तत्वों के समूह बनाए
समूह बनाए उन लोगों ने, और उन्हें जो तत्व ऐसे लगे कि जिनके गुणधर्म समान है, उनके समूह बनाकर उन्हें त्रिक नाम दिया गया। और त्रिक मतलब 3, एक त्रिक में 3 तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में एकदम व्यवस्थित ऐसे रखा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमानांकों को आरोही क्रम में रखा उसने, और फिर उसे क्या पता चला कि मध्य तत्व का परमाणु जो द्रव्यमान है, वो अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर होता है। और इसे ही क्या कहते हैं, डोबे-रायनर का त्रिक का नियम कहते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये डोबे-रायनर का त्रिक का नियम क्या है। समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाने वाले तत्वों को 3-3 तत्वों वाले विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया, उन्हें त्रिक कहते हैं। और प्रत्येक त्रिक के मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, उस त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के मध्यमान, यानी मध्यमान के लगभग बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। इसे ही डोबे-रायनर का त्रिक का नियम कहते हैं। आप बुक पर बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, वहां पे एक टेबल भी दिया है 16 नंबर पर। और यहाँ पर उसका कोई भी एक उदाहरण आप स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो उदाहरण दिया है, आप इस प्रकार भी उसे स्पष्ट कर सकते हैं। लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है वो है 6.9। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 23, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है 39, लगभग 39.1। इसके औसत आगे पीछे होता है वो। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से नियमानुसार, अगर आपको उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट करना है, तो डोबे-रायनर के त्रिक के नियम के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के मध्यमान के लगभग बराबर होता है। मध्यमान यानी औसत के बराबर, लगभग औसत के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि लिथियम और सोडियम तत्व के परमाणु कितना है। आपने देखा ऊपर लिथियम है 6.9, और पोटेशियम एक्चुअल 39.1 है। आप 39 भी दे सकते हैं। 39.1 लिया तो एक्यूरेट वो आता है इतना। तो 6.9 प्लस 39.1 लो, नहीं तो 39 लो, उसे अगर आप 2 से भाग देते उसे जोड़कर, तो वो कंप्लीट 45.9 यानी 46 के आसपास आता है। और आप उसे 2 से भाग देते तो उसका औसत जो होता है वो 23 आता है। और 23 किसका परमाणु द्रव्यमान है, सोडियम का। तो इस उदाहरण द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं कि डोबे-रायनर का त्रिक का नियम और उदाहरण। अभी आपने यहाँ पे देखा कि मध्य तत्व जो सोडियम के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। अंततः हम आप क्या कह सकते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, लिथियम 6.9, और पोटेशियम यहाँ पे आप 39 या 39.1 भी दिया है किताब में, वो भी ले सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान के मध्यमान के लगभग बराबर है। इसीलिए ये क्या है, डोबे-रायनर का त्रिक है। ऐसे बहुत सारे त्रिक वहां पे दिए है। और एक त्रिक है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। तो ये भी आप एक ट्रिक लिख सकते हैं और आप करके देख सकते हैं कि सच में उसका जो द्रव्यमान है औसत का वो बराबर उसके साथ आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको और अन्य उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। अन्य भी ट्रिक यहाँ पे दिए है, जैसे मैंने पहले उदाहरण आपको बताया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और प्रत्यक्ष द्रव्यमान जो अभी मैंने बताया लिथियम का है 6.9। तो इस प्रकार से भी और आप अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। तत्व 2 आपको बीच में लिखना है, औसत लिखना है। तत्व ए को आप ए नाम दे सकते हैं और तत्व 3 को आप सी नाम दे सकते हैं। ए और सी को आपको क्या करना है, जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान 6.9 है, प्लस सी जो तत्व है वो है पोटेशियम, उसका है 39.1, और आप इसको 2 से अगर आप भाग देते हैं तो उसका जो औसत आता है वो 23 आता है। और 23 जो है वो प्रत्यक्ष परमाणु द्रव्यमान सोडियम का है। तो ये एक ट्रिक हो गया। अन्य जो ट्रिक मैंने आपको बताया कि 2 नंबर पे है कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी आप लिख सकते हैं। 40.1 प्लस 137.3 जो बेरियम का है, और आप उसको 2 से भाग देते हैं तो उसका जो औसत आता है वो आता है 88.7। तो वो प्रत्यक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर आता है? स्ट्रोंशियम के बराबर आता है। और ये जो है तीसरा और एक ट्रिक दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो है 35.5, और ब्रोमीन का जो दिया है वो है यहाँ पर 81.2। प्रत्यक्ष उसका है 79.9, लेकिन लगभग उसके औसत के बराबर आता है। आयोडीन का यहाँ पे दिया है 126.9। तो आप क्लोरीन और आयोडीन को जोड़कर अगर आप उसे 2 से भाग देते हैं तो जो प्रत्यक्ष द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर आता है। तो इन सारे उदाहरण से हमें क्या पता चलता है? डोबे-रायनर का त्रिक का नियम स्पष्ट होता है। और एक बार मैं वापस आपको डोबे-रायनर का त्रिक का नियम बताता हूँ जो हमेशा आता है पेपर में। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पर कि उन्होंने, मतलब डोबे-रायनर ने क्या किया है, समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3-3 तत्वों के समूह बनाकर उन्हें त्रिक नाम दिया। और उस त्रिक के जो तत्व है उनको उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया रखा ताकि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान है अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। और आप इन तीनों में से कोई भी एक ट्रिक आप लिख सकते हैं, उसका उदाहरण वहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार डोबे-रायनर का ट्रिक का नियम आता है। अगला है न्यूलैंड अष्टक का नियम। अब डोबे-रायनर के बाद में जो अगला वैज्ञानिक आया उसका नाम है न्यूलैंड। एक अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक है जॉन न्यूलैंड्स ने एक अलग ही मार्ग से परमाणु द्रव्यमान का सहसंबंध तत्वों के गुणधर्म से जोड़ा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरुआत जो की है वो सबसे हल्का जो तत्व है हाइड्रोजन, तो अंत में थोरियम, इस तत्व तक उन्होंने कोशिश की। और क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। एकदम सिंपल नियम है। न्यूलैंड अष्टक का जो नियम है एकदम ही सिंपल है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने ना, क्या आप जानते हैं, उसमें एक अच्छी सी जानकारी दी है कि आपको मालूम है भारतीय संगीत प्रणाली में कुछ स्वर होते हैं जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। तो ये 7 मुख्य स्वर होते हैं और उन्हें 7 स्वरों का समूह कहते हैं। तो जैसे सा के बाद पुनरावृत्ति होती है, वापस सा आता है, वैसे ही न्यूलैंड अष्टक ने क्या किया कि उन्होंने जितने भी तत्वों की खोज हो गई थी, उनमें से हाइड्रोजन तत्व से शुरुआत की, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन से। और उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे तत्वों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ऐसे आरोही क्रम में रखा, व्यवस्थित रखा उन्होंने। और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। अब जैसे-जैसे पहले उन्होंने तत्वों को रखा तो उन्होंने कुछ तत्व उनको दिखाई दिए कि 8वां और पहला तत्व जो है वो समान है। जैसे सोडियम या लिथियम से 8वें क्रमांक का तत्व होकर इन दोनों के गुणधर्म समान आते। उसी प्रकार मैग्नीशियम और बेरिलियम में समानता आती है, फ्लोरीन और क्लोरीन में समानता आती है। और न्यूलैंड्स ने इस समानता की जो तुलना है वो संगीत के अष्टक से की, और उन्होंने 8वें तत्व तथा पहले तत्व के गुणधर्म में पाए जाने वाली जो समानता है, उस समानता को अष्टक का नियम कहा गया। और यह जानकारी आपको ये है। तो आप नियम कैसे लिख सकते हैं? न्यूलैंड का अष्टक का नियम 2 अंक के लिए आता है। जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानकों के आरोही यानी बढ़ते क्रम में अगर आपने व्यवस्थित किया, रखा, तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म
उस श्रेणी के प्रथम तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ऐसे आप शॉर्टकट में ऐसे से लिख सकते हैं। ये नियम आता है लिखने के लिए। और उदाहरण आया तो आपको कुछ तत्वों के नाम लिखकर उन्हें वो दिखाना पड़ेगा कि कैसे पहले तत्व और आठवें तत्व के गुणधर्म समान आते हैं। तो ऐसे एक छोटा-सा नियम आप याद कर सकते हैं। जब तत्वों को ध्यान में रखना है कि डोबेराइनर ने भी और न्यूलैंड अष्टक ने भी क्या किया? परमाणु द्रव्यमानांकों के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और डोबेराइनर ने क्या कहा कि जो मझला तत्व है, बीच वाला तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमानांक अन्य 2 तत्वों के औसत के बराबर आता है। और यहाँ पर इसने क्या किया है, न्यूलैंड अष्टक ने क्या बताया है कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म से समानता पाई जाती है, समान होता है। तो ये आप लोग वहां पे ध्यान में रख सकते हैं। उसके लिए ना यहाँ पर पेज नंबर 17 पे अच्छे से सारणी दी है हमें न्यूलैंड अष्टक की। उससे हमें अच्छे से और पता चलता है। जैसे दे संगीत के स्वर सा रे ग म प ध नी, बराबर है। पश्चिम देशों में जैसे उसे डो रे मी फा सो ला टी ऐसे कहा जाता है। और जो तत्व है वो कौन से है, देखो हाइड्रोजन तत्व से शुरुआत हो गई। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर। तो इन तत्वों को उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित क्रम में रखा। और हाइड्रोजन को अगर आप एक नाम देते तो लिथियम को 2 नाम आएगा, बेरिलियम को 3 आएगा, बोरॉन को 4, कार्बन को 5, नाइट्रोजन को 6 और ऑक्सीजन को 7 नंबर आएगा। तो 7 नंबर के बाद जो फ्लोरीन आता है उसको 8वां नंबर दिया, लेकिन उसके उनके क्या समझ में आया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के जो गुणधर्म आते हैं वो कैसे आते हैं, समान दिखाई देते हैं। इसीलिए उन्होंने फ्लोरीन को कहाँ रखा, हाइड्रोजन के नीचे रखा। वापस अगर आप लिथियम को पहला नंबर देते हैं तो बाद में 2 नंबर पे बेरिलियम आएगा, बाद में बोरॉन, नंतर बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और 8वां जो तत्व आता है वो आता है सोडियम। तो लिथियम के बाद में जो तत्व है वो है सोडियम। और लिथियम और सोडियम के क्या होते हैं, गुणधर्म समान पाए जाते हैं। आप इस सारणी में किसी भी तत्व को अगर आप 1 नंबर देते हैं, उससे आगे आपको क्या करना है, दूसरा नंबर देना है, तीसरा देना है, चौथा देना है, 5वां देना है, 6 देना है, 7 देना है, 8वां बराबर उसके नीचे आएगा। और वो क्या है, वो बराबर उसके आता है रेंज। हाँ, तो ये उसके गुणधर्म में समानता पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें समानता पाई जाती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में, बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में। तो ऐसे तत्वों में समानता पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। तो आपको अगर नियम लिखना रहेगा तो आप लिखेंगे कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानांक के आरोही क्रम से अगर रखा तो पहले तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता पाई जाती है। तो आगे क्या हुआ, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम में बहुत सारी त्रुटियां सामने आई, क्योंकि यह जो नियम है केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। न्यूलैंड ने ज्ञात सभी तत्वों को, जैसे उन्होंने रखा व्यवस्थित सारणी में, लगभग 56 तत्वों को उन्होंने सारणी में व्यवस्थित रखा। और ज्ञात जो सभी तत्वों को स्तंभों में समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड्स ने कुछ स्थानों पर 2-2 तत्वों को भी रखा गया है। जैसे आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल को साथ में रखा गया है। तो उन्हें लगा कि कुछ तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान है तो उनको एक साथ रखा गया, जैसे उदाहरणार्थ कोबाल्ट और निकेल। और उसके अलावा भी और बहुत सारे तत्वों को उन्होंने रखा, जैसे कोबाल्ट और निकेल, इन धातुओं को न्यूलैंड्स ने रखा। क्लोरीन तथा ब्रोमीन उनके हाइड्रोजन के साथ रखा। और उसके विपरीत कोबाल्ट तथा निकेल, इनमें इनसे जो समानता रखने वाले आयरन है Fe को उनसे दूर ऑक्सीजन और सल्फर इन अधातुओं के साथ रखा। तो यहाँ पर थोड़ी उनकी गड़बड़ ये हो गई कि कुछ तत्वों के गुणधर्म समान होने के कारण भी उनको दूसरे स्तंभ में रखा गया। और इसी की वजह से कारण न्यूलैंड के जो अष्टक में बहुत सारी त्रुटियां सामने आई।
और फिर कालांतर में जो खोजे गए नए तत्वों के गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक में लागू नहीं होते थे। जैसे-जैसे तत्वों की आगे खोज होती गई, तो यह न्यूलैंड अष्टक का जो नियम है, वो उनके लिए नहीं लागू हुआ और फिर उसके आगे जो वैज्ञानिक आया, उसका नाम है मेंडेलीव। तो मेंडेलीव इस वैज्ञानिक ने उसके आगे खोज की, उसके आगे में आगे की जानकारी बताई। तो मेंडेलीव इस रशियन वैज्ञानिक की उसके बारे में हम लोग थोड़ा परिचय देखेंगे। तो उन्होंने 1869 से 1872 इस काल में तत्वों की आवर्त सारणी विकसित की और मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी अर्थात तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। परमाणु द्रव्यमान यह तत्व का मूलभूत गुणधर्म आधार मानकर उन्होंने लगभग मेंडेलीव ने उस समय सभी 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित रखा और फिर उन्होंने कहा कि इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के अनुसार मेंडेलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की। तो डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड अष्टक और उसके बाद है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव वैज्ञानिक आगे आया और उन्होंने इसके बारे में और लगभग तत्वों की जानकारी हासिल की। यह करते-करते उन्होंने क्या किया कि तत्वों की जो आवर्त सारणी की रचना करते समय मेंडेलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे जैसे हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, इनके साथ बहुत सारे यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया होती है, अणुसूत्र तैयार होते, हाइड्राइड और ऑक्साइड के जो यौगिक तैयार होते और ये जो अणुसूत्र जो तैयार होते हैं, यह रासायनिक गुणधर्म और उसी प्रकार के हाइड्राइड तथा ऑक्साइड के गुणधर्म पर उन्होंने यौगिकों के बारे में विचार किया। यौगिकों के द्रवणांक, क्वथनांक, घनत्व, इन भौतिक गुणधर्म का उन्होंने विचार किया और फिर मेंडेलीव ने एक आवर्ती नियम का प्रतिपादन किया। क्या है मेंडेलीव का आवर्ती नियम? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानांक के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडेलीव का आवर्त नियम भी कभी-कभी पूछा जाता है। उन्होंने अच्छे से उनको व्यवस्थित रखा तत्वों को। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानांकों के आवर्त फलन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके कुछ लाक्षणिक गुणधर्म एक निश्चित समयांतर क्या होते हैं और पुनः प्रकट होते, मतलब उनकी पुनरावृत्ति होती है एक विशिष्ट समय के बाद में, उसे आवर्त बोलते हैं, आवर्त फलन होते हैं वहां पर, ऐसे बोलते हैं। तो ये है मेंडेलीव के आवर्त नियम और मेंडेलीव ने इस प्रकार उसका आवर्ती नियम बताया। तो ये है मेंडेलीव की जानकारी। 1834 तो 1907 ये उनका जो साल है। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापक थे, वहाँ पर उन्होंने उनकी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उन्होंने तत्वों के बारे में अलग-अलग प्रकार की जानकारी बताई। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी की खोज की। तो ये जो मेंडेलीव है, उनकी आवर्त सारणी की कुछ मुख्य विशेषताएँ हमें यहाँ पे देखनी है। तो क्या है मुख्य विशेषताएँ कि जो डोबेराइनर और न्यूलैंड अष्टक में नहीं बताई, उनकी जो त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों को उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएँ लिखो, ऐसा भी प्रश्न आता है कभी-कभी और ये प्रश्न पूछा भी गया है बहुत बार। तो मुख्य रूप से 2-3 विशेषताएँ मेंडेलीव ने यहाँ पे उनके सारणी की बताई। मेंडेलीव ही ये एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानांकों के आरोही क्रम में सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया। किताब पे बहुत बड़ा-बड़ा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि कैसे लिखना है मुख्य विशेषता है। तो क्या है सबसे पहली विशेषता कि यही विशेषता सबसे पहले है कि उन्होंने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानांकों के आरोही क्रम में एकदम सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया। आवर्त सारणी में के गुणधर्म के अनुसार उन्होंने योग्य स्थान दिया
कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों की पुनः जांच कर उनको दुरुस्त किया और ऐसे उनके जो सारणी की विशेषताएं वहां पे हमें दिखाई देती। दूसरी विशेषता ये है कि मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी के कुछ स्थानों को जब तक न खोजे गए तत्वों के लिए खाली रखा था। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जब तक कुछ तत्वों की खोज नहीं होती है, तब तक उन्होंने उन स्थानों को क्या रखा? खाली रखा। और उन्होंने क्या किया? उन्हें एका बोरॉन, एका एल्यूमीनियम और एका सिलिकॉन जैसे तत्वों के अस्तित्व के संबंध में उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसे तत्व आ सकते हैं। बाद में इन तत्वों की खोज की गई और उन्हें क्रमशः उन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिए गए। तो स्वाध्याय में भी पेपर में भी हमेशा जोड़ियों के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इका जो सिलिकॉन है, इका बोरॉन, इका एल्यूमीनियम और इका सिलिकॉन। तो इका बोरॉन की जगह पे उन्हें क्या मिला? स्कैंडियम। इका एल्यूमीनियम, गैलियम और इका सिलिकॉन जिसे उन्होंने नाम दिया था उसके जगह पे क्या क्या हुआ? जर्मेनियम नाम के जो तत्व है वो वहां पे पाए गए। तो आवर्त सारणी में स्थान के आधार पर मेंडेलीव ने इन तत्वों के गुणधर्म से संबंधित पूर्व जानकारी दी थी और ये गुणधर्म सही पाए गए। ये एक सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है मेंडेलीव की आवर्त सारणी की। तो मेंडेलीव का जो ये सफलतापूर्वक इसलिए दिया गया कि उन्होंने पहले उनको भाकित किया गया था कि ऐसे तत्व वहां पर आएंगे, ऐसे गुणधर्म उनके रहेंगे। तो कालांतर में जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम मिले तो उनके जो गुणधर्म है वैसे ही पाए गए और इस तरह से वो एक सफलतापूर्वक उन्होंने बताया। और तीसरा जो है मेंडेलीव की आवर्त सारणी की जो मुख्य विशेषता है वो है जब निष्क्रिय गैसीय तत्वों की खोज हुई तब आवर्त सारणी के तत्वों के क्रम में कोई परिवर्तन न करके उन्हें एक नए समूह में रखा गया। मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी कि जो हम लोग बड़ी आवर्त सारणी हमारी देखते हैं मुख्य, उसमें मेंडेलीव ने जो 4 खंड बनाए हैं एस, पी, डी और एफ, जिसमें 18 समूह है, जिसमें 7 आवर्त है और उसमें आपको सबको मालूम है कि एस खंड में 2 समूह आते हैं, डी खंड में 3 से 12 तक के समूह आते हैं और पी खंड में 13 से 18 तक के समूह आते हैं। तो जब निष्क्रिय गैस तत्वों की खोज हो गई, अब निष्क्रिय मतलब क्या? देखो हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, जेनॉन, रेडॉन जो 18 नंबर के समूह में हमें पाए जाते हैं सबसे लास्ट में पी खंड में, उन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। और उन्हें निष्क्रिय गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। क्यों भाग नहीं लेते? तो उनका जो अष्टक है, बाह्यतम कक्षा का जो कवच है वो पूरा होता है। जैसे हमने हीलियम लिया तो उसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो बाह्यतम कक्षा पूरी है। हमने नियॉन लिया तो उसका परमाणु क्रमांक 10 है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2 8 है, अष्टक पूरा है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। आर्गन लिया तो इलेक्ट्रॉन स्वरूपन उसका आता है परमाणु क्रमांक 18 है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन आता है 2 8 और 8, 8 2 2 और 8 10 और बाह्यतम कक्षा में 8, इसलिए वो भी भाग नहीं लेता। तो जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। उन्हें 18 नंबर के समूह में रखा गया है, जिसे शून्य समूह कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो नया समूह है वो है शून्य समूह। तो उन्होंने जो पिछले तत्वों को हाथ नहीं लगाया, जब निष्क्रिय गैस तत्वों की खोज हुई तब आवर्त सारणी के तत्वों के क्रम में परिवर्तन न करते उन्होंने एक नया समूह बनाया और उन्होंने वहां पर उन्हें रखा है। तो इस प्रकार से मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी की हम मुख्य कुछ विशेषता बता सकते हैं। इनमें से 3 विशेषताएं यहाँ पर आपको दी गई है और ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है, आज यहाँ तक ही मेरे को पॉइंट दिया गया था। तो हमने क्या पढ़ा इस पूरे लेक्चर में, देखो मैं 2 मिनट में तुम्हें वापस उसकी रिवीजन करवाता हूँ। तो हमने सबसे पहले कुछ तत्वों के प्रकार पढ़े,
जैसे तत्व के धातु, अधातु, धातु सदृश 1 से 20 तत्वों में कौन कौन धातु है, कौन कौन अधातु है, कौन धातु सदृश है। बाद में हमने देखा डोबेराइनर का त्रिक का नियम। बाद में हमने देखा न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम। और बाद में हमने देखा न्यूलैंड्स अष्टक के नियम की कुछ त्रुटियां, और फिर जो है मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं। तो ठीक है सर। हेलो। हेलो सर। हेलो हाँ सर। सर, एक 2-3 बेटा मिनट किसी को, बाकी है। आप, हाँ, किसी हाँ को कुछ पूछना है तो आप। हाँ बेटा, किसी को कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कीजिए। किसी को कोई प्रश्न है, किसी बच्चों को, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ इमदादुल्ला, हेलो, पूछो। नमस्ते सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये न्यू लैंडिस के अष्टक नियम का त्रुटियां थोड़ा बताइए ना, समझा नहीं। अच्छा, मतलब उसकी त्रुटि है ना। यस सर। हाँ, तो ये सबसे पहली त्रुटि उनकी यह थी कि बेटा, कि यह केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता था। जो न्यूलैंड्स का अष्टक का जो नियम आपको समझ में आया होगा, कि जो पहले तत्व का और 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता पाई जाती है। और फिर उन्होंने क्या किया, 56 तत्व तक उन्होंने व्यवस्थित रखा। लेकिन जो कैल्शियम है, 20 नंबर परमाणु क्रमांक का तत्व है, वहां तक ही वो तत्व सब लागू होते हैं। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन की समानता फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ होती है। लिथियम की सोडियम और पोटेशियम के साथ होती है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुणधर्म में समानता पाई जाती है। लेकिन मर्यादा ये आई कि वो यह नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। और बाद में उन्होंने जब कोबाल्ट और निकेल को रखने की कोशिश की, तो 2 तत्वों को एक साथ रखा। तो ये समस्या तो ये निर्माण हो गई कि कोबाल्ट और निकेल, इनके जो परमाणु द्रव्यमानांकों में जो अंतर है, फिर भी उनको एक साथ में रखा गया। तो ये सारी उनकी जो है वो क्या थी, त्रुटियां थी। हेलो। हाँ और किसी को प्रश्न है बेटा? अभिषेक गौन। ठीक है सर, अभी किसी का नहीं है। ठीक, ठीक है सर। ओके। ओके, हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हो गया ना? ओके, हाँ हो गया सर।